नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का BF7 जो आ गया है, इससे भी लोग दहशत में हैं, घबराए हुए हैं। उससे रिसर्च चल रहा है लेकिन मौतें बहुत कम है उसमें। और जैसे कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, तो इस जो ये चौथी लहर आ रही है ओमिक्रॉन का, नेचुरल प्राकृत पर निर्भर होना होगा और प्रकृति के साथ अगर हम चलेंगे तो हमको कुछ नहीं होगा। कि हमको भीड़ भाड़ में जाने से बचें, अगर बहुत जरूरी हो तब भीड़ भाड़ में जाएं, अगर भीड़ भाड़ में जाते भी हैं तो मास्क का प्रयोग। आप चिकित्सा अधिकारी हैं आयुष विभाग में, तो इसको लेकर इसमें भी सर कुछ ऐसी उपचार हैं? कल हम लिए थे 200 की मात्रा में, वो एक हफ्ते के अंदर निगेटिव हो गए और या तो हुआ ही नहीं। हार्ट अटैक के केसेस हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप लोगों को देख रहे हैं चलते हुए गिर जा रहे हैं तुरंत उनके। आज फास्ट फूड और भागती दौड़ी मॉडर्न जिंदगी, तो अगर हम इस पे, मैंने पहले कहा, अभी ठंडक के मौसम में क्या होता है कि ठंडक से खून का जमाव ज़्यादा होता है, खून गाढ़ा हो जाता है। जरूरत है, बीच बीच में विवाद होते रहे हैं, इस पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सालों में लगभग मैंने 65 लाख लगभग मरीज को निःशुल्क उपचार किया है यहाँ पर। निःशुल्क मतलब इस अस्पताल में कोई फीस नहीं। उद्देश्य सूत्र है कि मित्रों हर पल को जियो, हर पल अंतिम मान, अंतिम पल है कौन सा कहा जान। रोड पे चल रहे, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, कोई नहीं याद करेगा। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डॉक्टर को भगवान का दूसरा स्वरूप माना जाता है, तो आज हमारे साथ में शानदार व्यक्तित्व डॉक्टर BK वर्मा जी, जो कि आयुष चिकित्सा अधिकारी हैं जिला चिकित्सालय बस्ती में। ऐसे हमारे साथ में डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, जो कि आप सभी देख रहे हैं इस टाइम पर भी कोरोना का प्रकोप छा रहा है, जो कि इससे पहले पूरी दुनिया तबाह हो गई इस बीमारी से। हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं कितने सारे, तो ऐसे तमाम सारे गंभीर बीमारियों को लेकर हमने डॉक्टर साहब से समय मांगा और हमारे साथ में डॉक्टर BK वर्मा जी ने हमको समय दिया है। हमारे चैनल पर सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा सर कि जैसे आपने देखा बीते पहले करीब 2 सालों से कोरोना महामारी आई, पूरा देश तबाह हो गया, और अब चौथी लहर फिर से आ रही है। चीन में, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में कोरोना विस्फोट हो रहा है, बड़े स्तर पर फिर से केसेस आ रहे हैं। तो इस टाइम पर आप भारत को लेकर यहाँ पर भी कुछ ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कुछ केसेस यहाँ भी बढ़ सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, कोरोना कोविड-19 जब शुरू हुआ है, तो पहली लहर जब शुरू हुई है तो उस समय दहशत बहुत ज़्यादा था, मौतें कम थी। जब दूसरी लहर शुरू हुई तो उसमें मौत ज़्यादा थी, दहशत कम था। और तीसरी लहर, चौथी लहर, अब तो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का BF7 जो आ गया है, इससे भी लोग दहशत में हैं, घबराए हुए हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कोविड के साथ लोगों को जीना सीख लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी जो भी बीमारी आती है वो एकदम 100% ख़त्म नहीं होती है। तो उसके लिए हमको करना क्या है कि जो भी हमारे कोविड के जो शासन प्रशासन या वैज्ञानिकों जो नियम पालन करने के लिए बनाया है, उसके नियम के पालन करें हम, और उससे हम बचें। अभी जो कोविड ये नया वेरिएंट आया है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में अभी कुछ केसेस आए हैं, उससे रिसर्च चल रहा है लेकिन मौतें बहुत कम है उसमें। और हमको लगता है कि मौत नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे जितने भी आम जनता है वो लगभग 75% ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और बूस्टर डोज भी लगवा रहे हैं, जो बच्चे हुए लगवा रहे हैं। तो इम्यूनिटी पावर सबकी लगभग मजबूत हो चुकी है। तो मजबूत होने के नाते जो अब नहीं हो रहा, वही लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं या मौतें हो रही, जो इसका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है या वैक्सीन नहीं लगवाए हैं। तो इसमें सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वो वैक्सीन भी जो जिसको न लगा वो लगवाएं। सर, इसमें बातें यह भी उठ रही हैं कि जैसे जो हमारे देश में जो वैक्सीन बनाई गई, जैसे कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, तो इस जो ये चौथी लहर आ रही है ओमिक्रॉन का, अभी आपने जो जिक्र किया है, तो इस पर ये वैक्सीन कितना प्रभावी है? वो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे वैक्सीन जिस रोग का जो बनता है वो चाहे जिस रूप में आवे तो वो सब पर काम करती है। मैंने पहले बताया कि इम्यूनिटी पावर जब मजबूत है तो कोई भी रोग किनारे नहीं आएगा। तो इसके साथ साथ भी जितनी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन है, जब इम्यूनिटी पावर हमारा मजबूत रहेगा तो वो नहीं आएगा। तो अभी जैसे बताया ना कि पहला लहर, दूसरा लहर, तीसरा लहर, चौथा लहर, जितना भी लहर आवे उसको आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अगर मजबूत हैं, हमारा इम्यूनिटी पावर मजबूत है, तो हमको कुछ नहीं होगा। तो इससे हमको सभी लोगों को अपने घरेलू उपचार जो होता है और नेचुरल प्राकृत पर निर्भर होना होगा, और प्रकृति के साथ अगर हम चलेंगे तो हमको कुछ नहीं होगा। अभी जैसे सावधानियां, इसमें अब ठंडी भी चल रही है, तो इसमें अब प्रमुख रूप से क्या बरतनी चाहिए चौथी लहर के मद्देनजर? चौथी लहर में यही है कि जो पहले भी बताया गया है कि हमको भीड़ भाड़ में जाने से बचें, अगर बहुत जरूरी हो तब भीड़ भाड़ में जाएं, अगर भीड़ भाड़ में जाते भी हैं तो मास्क का प्रयोग करें, और घर पे अगर हैं या खाना खाने के पहले हाथ धुलें, साबुन से उसको हाथ धुलें अच्छे से, या अस्पताल में हैं तो कम से कम हर पेशेंट देखने के बाद डॉक्टर या जो भी हेल्थ वर्कर हैं वो सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तो ये सब अगर प्रयोग करते हैं तो 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, मतलब ये सब कुछ अगर हम पालन करते हैं तो
इससे बचने की संभावना मतलब बहुत अच्छा रहेगा। सर, जैसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध हैं। हालांकि इस वैक्सीन के पहले से तमाम सारे औषधीय उपचार हो रहे थे। चूँकि आप चिकित्सा अधिकारी हैं आयुष विभाग में, तो इसको लेकर इसमें भी सर कुछ ऐसी उपचार हैं जो आप बताएं। देखिए, जब पहली लहर चली है तो लोग दहशत में थे, पहली दूसरी लहर तक, तब तक वैक्सीन नहीं बनी थी। तो उस समय सारे लोग एलोपैथी की जो दवाइयाँ साथ लेते थे तो लेते थे, उस सिम्टोमेटिक दवा दिया जाता था। लेकिन होम्योपैथी की आर्सेनिक एल्बम जिसको दे दिया गया उसको हुआ ही नहीं कोविड, और अगर हुआ भी तो बहुत कम मात्रा में होकर के 1 आध 2 3 दिन में फिर अपने आप नॉर्मल हो गया। और जो आर्सेनिक एल्बम लिए थे 200 की मात्रा में, वो 1 हफ्ते के अंदर निगेटिव हो गए और या तो हुआ ही नहीं उनको। तो ये प्रिवेंशन के रूप में बहुत अच्छा काम करती है। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए भी हमारे पास दवा है, लक्षण अनुसार इसमें तमाम दवाएँ हैं। और सबसे अच्छा काढ़ा जो सारे लोग प्रयोग किया पूरे विश्व में, आयुर्वेदिक का जो काढ़ा है गिलोय, इसमें सबसे अच्छा काम किया। इम्यूनिटी पावर में हमारा मजबूत किया, प्लेटलेट को बढ़ाया। अभी डेंगू में भी देखिए सारे लोग गिलो का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है और काढ़ा उस समय सबको काम किया। तो इसलिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी जितनी भी आयुष की दवाएं हैं वो बहुत अच्छा काम किया और हमेशा काम करते रहेंगे वो। जी सर, आप बीते कुछ दिनों में देख रहे हैं हार्ट अटैक के केसेस हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप लोगों को देख रहे हैं चलते हुए गिर जा रहे हैं, तुरंत उनकी डेथ हो जा रही है। डांस कर रहे हैं, कहीं कार्यक्रम में जा रहे हैं, वहाँ पर वो तुरंत गिरते हैं, डेथ हो जाती है। तो ऐसे में ये कितना चिंताजनक है और इसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए, ये चिंताजनक तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये सब पहले 50-60 के ऊपर होता था, अब ये 20 साल 30 साल इसका कोई उम्र ही नहीं रह गया। कारण उसका है कि आज फास्ट फूड और भागती दौड़ी मॉडर्न जिंदगी। तो अगर हम इस पर, मैंने पहले कहा कि प्रकृति के साथ हमको चलना होगा। जो लोग प्रकृति से दूर होंगे वो रोगी होंगे, हार्ट अटैक होगा, कुछ भी हो सकता है, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा। और अगर हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो हमारे पुराने ज़माने के लोग जो थे नेचुरल थे, प्राकृतिक थे, वो जो जैसा करते थे वैसा अगर हम करेंगे तो हमको हार्ट अटैक की कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी सबसे ज़्यादा खतरनाक इसमें फास्ट फूड है। फास्ट फूड अगर हम एकदम बंद कर दें, घर का नेचुरल सादा भोजन खाएं, तो आज बाज़ार में जितने भी तेल मिल रहे हैं, घी मिल रहे हैं, जो कुछ मिल रहा है सब एकदम आर्टिफिशियल है, मतलब एकदम नेचुरल कुछ नहीं हो, उसमें ये जहर है। तो हम घर का शुद्ध प्रयोग करें, सब्जी, हरी सब्जी जो अपने खेत में पैदा हो उसका प्रयोग करें, शुद्ध भोजन प्रयोग करें, साफ़ सुथरा भोजन करें, तो हार्ट अटैक से बच सकते हैं। जी, इसमें पैदल मेहनत ज़्यादा करें, पसीना निकालें तो हमको बचने की संभावना ज़्यादा रहता है। और अगर मान लो जरा से भी चेस्ट पेन हुआ, अभी ठंडक के मौसम में क्या होता है कि ठंडक से खून का जमाव ज़्यादा होता है, खून गाढ़ा हो जाता है। तो खून जिसकी नली, जैसे मान लो कोलेस्ट्रॉल जम गया, कुछ हो गया हार्ट में, तो खून सप्लाई कम हो जाती है, तो उसमें हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत लोग रात में क्या होता है कि ठंडा पानी से नहाते हैं। ठंडा पानी से नहाने का भी एक नियम है कि पैर से नीचे, पहले पैर से नहाइए, पैर धोइए, फिर सर पे लास्ट में पानी छोड़िए, तो हार्ट अटैक का खतरा कम। आजकल ये युवाओं में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। हाँ, तो यही तो कारण है, मैंने बताया कि फास्ट फूड और मॉडर्न जिंदगी, तो इसका कारण यही है। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि चूँकि आप अधिकारी भी हैं, तो अभी आप मौजूदा हालात को देख रहे हैं, तमाम सारे बात उठते रहते हैं स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था को लेकर कि इसमें अभी तमाम सारे सुधार की ज़रूरत है। बीच बीच में विवाद होते रहे हैं, इस पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि इसमें किस प्रकार की सुझाव की ज़रूरत है? अब देखिए, सुझाव जो वैज्ञानिक लोग चिंतन करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, उस पर हमको ध्यान देना होगा। जो नई नई रिसर्चें आती हैं उसको हमको ध्यान देना होगा, उस पर पढ़ाई करनी होगी। अखबार, चैनल के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से उसको देखना चाहिए कि जो नए नए रिसर्च आ रहे हैं उस पर हमको ध्यान दें और प्रकृति को ना छोड़ें। और स्वास्थ्य में तो सरकार का काम है, वो सरकार सुधार कर रही है, उसके पास जितनी ताकत है वो हर स्थिति से संचार माध्यम से और वो अपने स्तर से काम कर रही है। जो सुधार हो रहा है, तो आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या सलाह देना चाहेंगे कि अभी इस पर भी सुधार होना चाहिए? नहीं, काफ़ी सुधार है, रिसर्च भी हो रहा है और रिसर्च होते रहेंगे। और सबको यही है कि सबसे अच्छा काम यही है कि हम प्रकृति से दूर ना रहें, प्रकृति के नज़दीक रहें, प्राकृतिक के साथ चलें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। और स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है। जी सर, बस्ती में जो ये पटेल हॉस्पिटल है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है पटेल हॉस्पिटल के नाम से। तो इसमें प्रमुख सुविधाएं क्या हैं? चूँकि आपका नाम भी बहुत ज़्यादा चलता है, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं बाहर कि वर्मा जी के हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाएं हमको ऐसी मिल रही हैं जो एक समाज सेवा के रूप में आप कर रहे हैं। तो इसको लेकर विस्तार से क्या जानकारी देंगे आप? अब देखिए, 1989 से अस्पताल का मैंने स्थापना किया था, 89, लगभग 35 साल के आसपास हो रहा है। तो 35 सालों में लगभग मैंने 65
लाख लगभग मरीज को निःशुल्क उपचार किया है यहाँ पर। निःशुल्क मतलब ये इस अस्पताल में कोई फीस नहीं है। अगर यहाँ हमारे जो MD MS है और जितने भी डॉक्टर बैठते हैं, कोई चार्ज नहीं है, सबको मैं वेतन देता हूँ। और यहाँ 150 बेड का ये हॉस्पिटल बस्ती का पहला अस्पताल है जो 150 बेड का है और निःशुल्क है। यहाँ कोई चार्ज नहीं है। मतलब मरीज चाहे 1 महीना तो भर्ती रहे, कोई इसको चार्ज नहीं दिया जाता, केवल दवा का न्यूनतम चार्ज लिया जाता है। और वो भी जो अत्यंत गरीब है उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है। और यहाँ सारी सुविधाएं लगभग उपलब्ध हैं। तो इस तरह से ऐसा अस्पताल शायद बस्ती या बस्ती मंडल में कहीं खोजने बहुत कमी मिलेगा जी। सर, मैं आपके ऑफिस में बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आप जिस तरीके से आपने समाज सेवा किया है, आपके ऑफिस में तमाम सारे रिवार्ड आपको जो मिले हैं, मेडल मिले हैं, आपने सजा कर रखा हुआ है, इतनी बड़ी आपने उपलब्धि हासिल किया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब देखिए ये मेडल जब आदमी कोई काम करता है तो उसकी समीक्षा की जाती है। तो संस्था के लोग जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो समीक्षा करके उस पर उत्साहवर्धन के लिए ऐसा काम करती हैं तो पुरस्कार देती हैं। और पुरस्कार मिलने से आदमी में ऊर्जा का प्रचार प्रसार होता है, मतलब कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। तो जैसे जैसे मैं काम शुरू किया, काम करता गया हर क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, मतलब जिस पत्रकारिता के क्षेत्र में जो भी काम किया उसको लोग समीक्षा किए, उसको मुझे सम्मानित किए। अपने देश में, विदेश में, मतलब कोई प्रदेश, देश और विदेशों में भी तमाम तमाम सम्मान मुझे मिले हैं। मेरा एक ही उद्देश्य सूत्र है कि मित्रों हर पल को जियो, हर पल अंतिम मान, अंतिम पल है कौन सा कहा जान। रोड पे चल रहे, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, कोई नहीं याद करेगा। जो हम समाज में करके जाएंगे वही लोग याद करेंगे। बहुत से लोगों के पास बहुत से रुपया पैसा है लेकिन कहाँ मरने के बाद कोई पूछता नहीं है। तो मैं अपने जीवन का उद्देश्य ही बनाया हूँ कि जो समाज की सेवा के लिए मैं जो भी कुछ कमाता हूँ, जो बचता है, मैं मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे हित मित्र, मेरे रिश्तेदार सब कुछ सुखी रहे, जो बचता है मैं समाज सेवा में लगा देता हूँ। उसी के तहत मैंने गोटवा में प्राइमरी स्कूल का स्थापना किया, बालिका जूनियर का किया, बालिका इंटर कॉलेज का किया, पैरामेडिकल भी चल रहा है। क्योंकि कोई संस्था बंद नहीं होती कभी, जब तक सूरज चाँद रहेगा तब तक संस्थाएँ चलती रहती हैं। तो इसी को मैं समाज सेवा को मान करके कि मतलब हम रहें ना रहें लेकिन संस्थान रहेगा तो कम से कम और लोग लाभ उठाएंगे। लास्ट में मैं आपसे यही जानना चाहूँगा सर कि तमाम नई नई बीमारियाँ आ जाती हैं, लोग परेशान रहते हैं, ठंडी का महीना चल रहा है, तो इसमें जो भी आपको सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, उन सभी के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए ठंडक का मौसम इस समय है, तो ठंडक के मौसम में पहली बात तो हमको अगर बाहर निकलना है तो कम से कम गर्म कपड़े पहने और रात में कम से कम निकलने की कोशिश करें और कान को बंद रखें और भोजन ताज़ा करें, स्वच्छ भोजन करें, गर्म भोजन करें, स्वच्छ पानी पिएं। इंडिया मार्क का जो हैंड पाइप है उसका पानी पिएं। RO का पानी कम से कम पिएं क्योंकि RO का पानी से पीने से हो सकता है किसी को लोग समझ रहे हो कि डॉक्टर साहब गलत कह रहे हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि RO के पानी पीने से उसमें जो मिनरल होते हैं, विटामिन होते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, बहुत हल्का हो जाता है। हाँ बहुत हल्का हो जाता है। तो इसलिए अगर इंडिया मार्क का हैंड पंप है 200 फीट का कम से कम, तो वो पानी पीते हैं तो उसमें सब कुछ विटामिन जितने भी तत्व हैं हमको वो मिलते रहेंगे। तो वो पानी पीने की जरूरत है। अगर मान लो पानी स्वच्छ नहीं आ रहा है या जो कुछ है, पानी गर्म करके पिएं, उबाल करके ठंडा करके तब उसके बाद पिएं। भोजन हमेशा स्वच्छ करना चाहिए। ठंडक से बचने के लिए जो मैंने बताया, मच्छरदानी का प्रयोग करें। तो ये सब करते हैं तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा जी। दोस्तों, अभी तक आप सभी आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BK वर्मा जी को सुन रहे थे, जो कि हमने तमाम सारे प्रश्नों पर फोकस किया, चाहे कोरोना की स्थिति हो, चाहे वो हार्ट अटैक के इतने केसेस बढ़ रहे हैं हमारे देश में, इस ठंडी में हम सभी को किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, हमको भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए, कोरोना बीमारी से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करना चाहिए। इन तमाम सारी बातों पर हमने फोकस किया। उसमें डॉक्टर साहब का एक ही जवाब आया कि हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमको ज़मीन से जुड़े रहने की ज़रूरत है। औषधि हो चाहे जो भी घरेलू उपचार रहे हैं उस पर भी हम सभी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इस वीडियो को आप सभी सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए ताकि डॉक्टर साहब की आवाज़ बहुत दूर तक पहुंच सके और सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा हो सके। सर, आपने हमारे साथ बातचीत किया, अपना इतना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद आपको, पूरी टीम को आपके धन्यवाद। धन्यवाद।